हमारे बीच हैं अनुराग बोथरा जी, जो डायरेक्टर है ओम नमकीन इंदौर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर अजय हार्डिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, निदेशक देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के, जो एक अलग ही विधा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए उपचार करते हैं और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी अस्पताल है जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भर्ती करके एडमिट करके इलाज किया जाता है। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मालवा के कल्चर की बात हो, उमेश चौधरी जी भी आई गए जी। उमेश चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। डायरेक्टर हैं द मेडिनोवा रिट्रीट के। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मालवा के कल्चर की बात हो तो नमकीन और यहाँ की मिठास आ ही जाती है। ओम नमकीन एक बड़ा ना सिर्फ मालवा बल्कि मध्य प्रदेश का ब्रांड बन चुका है और ये जानकारी है कि करीब 400 से अधिक ब्रांड आपके इस ओम नमकीन के हैं। ज़रा ओम नमकीन से हमारे दर्शकों को भी परिचय कराइए। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करके और आपसे बात करने का मौका देने के लिए। ओम नमकीन लगभग 42 साल पहले शुरू हुआ था और 4 दशक पूरे हो चुके हैं और ये एक लेगेसी ब्रांड बन चुका है। अब हम बेसिकली रिटेल मार्केट में ही हैं और 400 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं। दुनिया के सारे टॉप मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं और हमारी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री में अप्लाइड है। माइक नज़दीक रखिएगा जी। किस तरह से शुद्धता और साफ मन से कोई चीज़ खिलाई जा सकती है, उसका एक उदाहरण है ओम नमकीन। ये वर्षों की मेहनत और एक लंबे स्ट्रगल के बाद आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मालवा की आपने बात करी कि मालवा अब पूरा देश बल्कि पूरा विश्व नमकीन के नाम से आज मालवा को जानता है। बहुत गर्व की बात होती है। कई बार मोदी जी ने जिक्र करा है जब अभी G20 की मीटिंग थी यहाँ पे, और ग्लोबली इंदौर को कहीं ना कहीं एक नाम दिलवाने में नमकीन का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत गर्व की बात लगती है। और यहाँ की एटमॉस्फेयर, यहाँ के अवेलेबल रॉ मटेरियल्स के कारण नमकीन की यहाँ पे ज़्यादा खपत है और ज़्यादा ग्लोबली सभी बड़े ब्रांड्स आज इंदौर से नमकीन बनवाना चाहते हैं, जो एक अपने आप में मध्य प्रदेश की इकनॉमी में भी बहुत बड़ा इसका योगदान है। सर, मेरे साथ एक इंदौर के ही शख्स थे, उन्होंने कहा कि भैया से पूछिएगा मंच पर जाएंगे तो कौन सा पानी इस्तेमाल करते कि जो इतना फेमस हो गया पिछले कुछ सालों के अंदर ही। शुद्ध पानी। ये हाथों की जादूगरी भी है। डॉक्टर अजय हार्डिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, निदेशक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब तो ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जाना माना एक उपचार है। इसमें कहा जाता है कि सबसे तेज़ी से मरीज को रिलीफ मिलता है तो इसी पैथी से मिलता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे तुरंत रिलीफ कैसे मिलता है, कौन सा वो कारण है, कैसे ये जो मेडिसिन है वो उपचार करती है। नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल की शुरुआत 2003 में हमने की और 2019 में हमने इस देश का प्रथम, मध्य प्रदेश का प्रथम, हमने एक कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत की। मैं प्रथम इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी तक जब कैंसर डायग्नोस्ड होता है और होने के बाद ऑपरेशन कर देते हैं, रेडिएशन कर देते हैं, कीमोथेरेपी कर देते हैं, और जब सही में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है तो उस समय हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल हैं वो मरीज को छोड़ देते हैं कि अब घर ले जाके इनकी सेवा करें। पैलिएटिव केयर का मतलब ही ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, कैंसर को जड़ से ख़त्म करना मुश्किल होता है 80-90% केसेस में। तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट ही पैलिएटिव केयर के रूप में होता है। परंतु हमारे देश में अभी तक इस प्रकार के पैलिएटिव केयर सेंटर नहीं बने हैं जहां पर उनकी सही रूप से देखरेख की जाए। एक स्टेज के बाद तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल इस देश का प्रथम पैलिएटिव केयर सेंटर है जहां पर हम अपने मरीजों को अंतिम स्टेज में
हम उनको अपने अस्पताल में एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं, और वो कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी पेन में हो, जहाँ पर एलोपैथी के अंदर पैलिएटिव केयर के रूप में मरीजों को मॉर्फिन दे दी जाती है, मरीज को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, मरीज एक घुट पानी नहीं पी पा रहा है और उसे मॉर्फिन दे देते हैं, तो उस स्टेज में हम लोग पेशेंट की पैलिएटिव केयर करते हैं। और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो मरीज होते हैं उनकी मॉर्फिन हम देना बंद करते हैं, उनको तुरंत रिलीफ होना चालू होता है, पेशेंट खाना खाना स्टार्ट करते हैं, और पेशेंट को जब दर्द में कमी आती है तो वापस से पेशेंट में जीने की इच्छा वापस से पैदा हो जाती है और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होता है। ऐसे मरीज जिनको कहते हैं कि लाइफ इनकी 5 दिन 10 दिन है, वो मरीज 6 महीने साल भर और 2 साल भी जीते हैं। तो ये एक हमारे पैलिएटिव कैंसर सेंटर की स्थापना है। आज युवा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार हमने जो अभी तक प्राप्त किया है, जो हमारा 35 साल का अनुभव है, और हमने ऐसी मेडिसिन का हमने इन्वेंशन किया है, उन मेडिसिन्स के द्वारा यदि सरकार इसे अपने सरकारी अस्पतालों में यदि अडॉप्ट करे और एक मध्य प्रदेश सरकार एक कैंसर के क्षेत्र में एक रोल मॉडल भी बना सकती है। सर, आप का भोपाल में प्रेजेंटेशन हुआ था तब हमने देखा था इलेक्ट्रो होम्योपैथी अचानक से एनर्जी बूम करती है, ये कैसे संभव होता है? सर, ये संभव इसलिए है कि इलेक्ट्रोपैथी जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें लिविंग एनर्जी होती है। मतलब हम जो प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो प्लांट नेचर से जो अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं प्लांट्स, उसको लिविंग एनर्जी को हम प्लांट्स को हम लेके और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल देते हैं, तो उसमें केवल एनर्जी होती है। तो वो लिविंग एनर्जी जो होती है, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, हमारे शरीर में भी एनर्जी है, तो हम जैसे ही अपनी उस मेडिसिन को टच करते हैं वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है। जैसे आपने देखा कि हमारा जो उस समय हमने भोपाल में ऑरा इमेजिंग हमारी एक मशीन जो है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से आपने देखा कि जो 7 चक्र होते हैं लगाते से ही वो एनर्जी बूस्टअप करती है और चक्रों का ऑरा है वो चेंज हो जाता है। या फिजिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं अपनी मेडिसिन आपके बॉडी पर टच कर दूँ तो एक व्यक्ति आप पे खड़ा हो जाएगा तुरंत 1 मिनट के अंदर। मैं चाहूँगा अगला हम जब भी ऐसा प्रोग्राम न्यूज़ 24 पे करें तो वो टेस्ट भी हम आपको फिजिकल टेस्ट भी करके दिखाएं। उमेश चौधरी जी के पास में आना चाहूँगा। डायरेक्टर हैं द मेडिनोवा रिट्रीट के और 26 साल से आप चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश का इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सेंटर आपका है। दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे किस तरह का सेंटर है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस इम्पोर्टेंट शो में, जो कि वैसे तो सुनने वाले लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसका सही मौका, सही जगह प्रदान करी सही चीज़ रखने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि एक हॉलिस्टिक है ये एक्चुअली में, और इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट अभी बहुत वास्ट है जिसको लोगों ने अभी समझा नहीं है। मेडिनोवा जो नाम हम लोगों ने इन्वेंट किया था, उसका कॉन्सेप्ट था कि मेडिकल साइंस में न्यू इन्वेंशंस, और रिट्रीट मतलब उस तरह की डिसीजेज जो ट्रीट नहीं हो पा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको आम पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि 90% डिसीज़ आर मेंटेनेबल, नॉट ट्रीटेबल, नॉट क्यूरेबल। ये हम नहीं समझ पाते हैं और हम अपनी लाइफ के साथ उन डिसीज़ को कैरी करते रहते हैं, और इस सर्च में कि हम इससे ठीक हो जाएंगे या उससे ठीक हो जाएंगे, यहाँ हमको कुछ इलाज मिल जाएगा। बहुत सारी इंडिया में सर्जरीज ऐसी हो रही हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी सर्जरीज प्लान हो रही हैं, और पोस्ट सर्जरी रिहैब के लिए इंडिया मेडिकल साइंस बहुत पीछे है। अभी हम सिर्फ सर्जरी तक ही फोकस कर रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेकिन पोस्ट सर्जरी के बाद इसमें रिजल्ट्स क्या हुए या पेशेंट सर्वाइविंग कितना है, या जैसे एग्जांपल ले लें अपन, कैंसर ही है, कीमोथेरेपीज दी जाती हैं, उसके बाद उसकी सर्वाइविंग कितनी टफ हो जाती है, तो उसमें रिहैब की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारे डिसीजेस हैं। तो आर्थो न्यूरो में स्पेशली मेडिनोवा ने लास्ट 26 ईयर में इंटीग्रेटेड, मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारे मल्टीपल इंटीग्रेटेड साइंसेस पे वर्क किया। एक कैम करके कॉन्सेप्ट है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्थ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि हर कंट्री में एक ट्रेडिशनल साइंस हो जाता है। आयुर्वेदा हम सब जानते हैं
कि आयुर्वेद हमारे देश का विज्ञान है जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, रिसर्चेस अब काफ़ी डेवलप हो गई आयुष मंत्रालय के आने के बाद। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर कंट्री में जब मॉडर्न मेडिसिन या जिसको आप एलोपैथी साइंस कहते हैं नहीं था, तब क्या था? तब क्या ट्रीटमेंट ही नहीं होते थे? आज पूरे वर्ल्ड में एलोपैथी लीड कर रही है। वी डोंट नो कि उसके पहले क्या था। हम आयुर्वेद को जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे यहाँ था, फिर हम कहें कि अफ्रीका में क्या था, लंदन में क्या था, पोलैंड या जर्मनी या कहीं भी किसी भी कंट्रीज, वहाँ भी ट्रेडिशनल साइंस थे और उनका डिसीजेस पे कमांड था, लेकिन इंटीग्रेशंस नहीं हो पाया। इंटीग्रेशन ना होने के कारण वो लैक्यूना हो गया। तो ऐसी हर डिसीज़ की स्पेशलिटीज़ पे अगर हम वर्क करने जाते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ हम उन डिसीज़ को जिनको हम आज बोलते हैं कि सोल्यूशन ही नहीं है इसका, आपको लाइफ टाइम इसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा या मेजर सर्जरीज कराना पड़ेगी, हम इसको बहुत प्रॉपरली बाहर ला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कभी चल भी नहीं पाए, अब वो ईजिली चल सकते हैं। अनुराग जी, मालवा में आए, नमकीन की बात तो होना ही चाहिए क्योंकि नमकीन मालवा के लिए कह सकते हैं कि राजा है। थैंक यू। मालवा ने तो एक्सेप्ट करा, पहले निमाड़ ने भी एक्सेप्ट करा, मध्य प्रदेश ने भी एक्सेप्ट करा, और ये कह सकते हैं कि नमकीन को पूरे देश ने एक के बाद एक राज्य ने। लेकिन विदेश में किस तरीके से डिमांड है इसकी और कौन सा नमकीन सबसे ज़्यादा पसंद इस वक्त आ रहा है, और सरकार से क्या आपको ऐसा लगता है कि मदद मिले तो विदेश में भी अपनी पहचान बने नमकीन की? देखिए, क्योंकि हम एक युवा सम्मेलन में हैं और इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं और ना ही आना चाहते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं वो हमारे ही बिजनेस में जो अगली जनरेशन आती है वो इन्वॉल्व होती है। इसलिए बहुत लंबा समय ऐसा निकल गया जब नमकीन बाहर नहीं पहुंच पाया। तकरीबन 15 से 20 साल हुए होंगे कि अब नमकीन पूरे विश्व में मिलता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पूरे विश्व में से सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आज इंदौर से जॉब वर्क करा रही हैं और नमकीन सब जगह जा रहा है। पूरे हम खुद कई कंपनीज का जॉब वर्क करते हैं जो पैन इंडिया एंड पैन वर्ल्ड। ज़्यादा किस देश में डिमांड है इस वक्त बात की जाए? जहाँ भारतीय ज़्यादा हैं तो कनाडा तरफ। जी हाँ, यूएसए, कनाडा, गल्फ में बहुत डिमांड है और सिंगापुर में है और सभी जगह, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, गोरे भी खाते हैं, ऐसा नहीं, विदेशी लोग भी खाते हैं, पर इंडियंस जहाँ हैं वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त इसकी डिमांड है। और स्पेशली इंदौरी नमकीन की, क्योंकि इंदौर का एक टेस्ट अलग है। ट्रेडिशनल नमकीन यहाँ पे इजाद हुआ, हम लोग उसका जीआई टैगिंग भी लेने वाले हैं 4 नमकीन का। तो नमकीन इंदौर का जो स्वाद है सब जगह बहुत पसंद किया जाता है। अजय जी, समय की कमी है, छोटे छोटे से सवाल आप दोनों से लूँगा। उमेश जी, अजय जी, हम कैंसर की बीमारी को लेकर देखते हैं कि लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती तब लोगों को पता चलता है। शुरुआती लक्षण के बारे में बताएं जिससे लोग अवेयर हो सके, खासकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक। देखिए, कैंसर अभी तक जो उसकी मैक्सिमम जो काज होती है अननोन काज है। कैंसर हमारे शरीर में 6 महीने साल भर पहले आ चुका होता है। मैं कहूँ 100 बंच ऑफ डिसीज़ होती हैं, उसका एक वो कारण बन के कैंसर का रूप ले लेती है। नॉन हम जो कारण जो देख रहे हैं इस समय, हमारा जो युवा है जो टोबैको का, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो किचन है, हमारे जो घर में जो खाना बन रहा है उसके अंदर जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एक कैंसर को बढ़ावा देने वाला है। और दूसरा ये कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कहीं हमें खांसी में ब्लड आ जाए या हमें मोशन के द्वारा कहीं ब्लड आ जाए या हमारे गाल में कोई छाला हो जाए, जीभ में छाला हो जाए, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स से कहीं शरीर के अंदर हमें गांठ लग जाए, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं और हम तुरंत इसकी यदि जांच करा लें तो कैंसर को हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते हैं। परंतु कैंसर हमें फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि हम वो पहले जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसे हम इग्नोर कर जाते हैं। और कैंसर हमें मैक्सिमम हमें सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता लगता है। और हमारे जो लीवर कैंसर है, गाल ब्लैडर कैंसर है, किडनी संबंधित कैंसर है, लंग कैंसर है, ये कैंसर डायग्नोसिस 3rd और 4th स्टेज में होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कैंसर के क्या कारण है, परंतु यही है कि यदि हम अपना खान पान, अपनी चीज़ों, योगा करें, समय से खाना लें, हम जल्दी सो जाएं, अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाएं, योगा करें, और साथ में खाने का जो शेड्यूल्ड है वो यदि हम 8 to 10 आवर्स कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। उमेश जी, 26 साल से आप जुड़े हुए हैं हेल्थ से, क्या लगता है आपको किस तरीके के मरीज आते हैं? क्योंकि डर जाते हैं, जैसे कुछ बीमारी होती है तो डर जाता है, किस तरीके से पॉजिटिवनेस एक अस्पताल के अंदर होना चाहिए?
देखिए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जितने भी चलाए जाते हैं उसमें अभी एक जो अपन नॉर्मल पेशेंट की तरह बात करूं मैं, सबसे पहले लोगों को एक ये हो गया है कि इन्वेस्टिगेशन कराइए, उसमें कुछ आएगा तो फिर सेकंड स्टेप पे जाएगी, थर्ड स्टेप पे जाएगी। प्रिवेंशन की बात आज भी कोई नहीं करता है। उसके डॉक्टर भी बन जाते हैं हाँ, सर। अपना ये। और दूसरा अभी कहना नहीं चाहिए, जो पैथोलॉजिकल में भी ये कॉम्पैक्ट पैकेज बन गए हैं आजकल, उसके खुद ही की इन्वेस्टिगेशन कराना, सेल्फ आइडेंटिफाई कराना, उसमें रेशो देख लेना कि ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है, फिर उसके लिए परेशान होना, ये जो कल्चर चल पड़ा है ये गलत है कहीं ना कहीं। इससे आप डिसीज़ में और ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो बेटर है कि प्रिवेंशन की जो थ्योरीज हैं कि अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डिसीज सारी की सारी लाइफ स्टाइल से हो रही हैं, एवरीवन नोज, पर लाइफ स्टाइल में चेंजेस कोई नहीं कर रहा है। नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं। आयुर्वेद अपना इंडिया का इतना बड़ा है जिसको अपन शॉर्ट में बता नहीं सकते कि प्रिवेंशन पे ही पूरे ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन आज प्रिवेंशन की बात आज भी नहीं हो रही है। आज भी मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न मेडिसिन ही टॉप पे है इसी देश में। दूसरे देश की बात ही नहीं कर सकते अपन, वहाँ तो है ही, और होगी ही क्यों नहीं होगी, वहाँ का कल्चर ही वो है। लेकिन हमारे प्रिवेंशन आज भी बैक पे हैं और आज भी हमारी सब चीज़ें वहीं बैक पे ही हैं। शुरुआत हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर कोविड बहुत सारा चेंज आया है। आयुष मंत्रालय के बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं जिसके कारण अब लोग प्रिवेंशन पे भी ध्यान दे रहे हैं और नेचुरल साइंस पे भी ध्यान है। हो सकते हैं कि अब युवा आप जिस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं तो आने वाला समय प्रिवेंशन का ज़्यादा होगा डिसीज से ज़्यादा। दोनों ही डॉक्टर से मेरा सवाल है, बड़े ही सरल शब्दों में समझाइए आम दर्शक के लिए, इन तमाम बीमारियों से बच सकें लाइफस्टाइल कैसी हो? अगर इन शॉर्ट बताना चाहेंगे तो बहुत टफ होगा। जैसे कि मैं आपको बहुत लेटेस्ट अभी एक न्यूज़ देना चाहता हूं कि मोदी जी अपने जो प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक प्रकृति परीक्षण पे एक ऐप लॉन्च किया है अभी, और वो चाहते हैं उस डीप थ्योरी को समझना कि व्हाट इज़ प्रिवेंशन। तो ये कॉमन हम सब लोग यूट्यूब और गूगल पे देखते हैं कि ये मत खाइए, ये खाइए, सुबह जल्दी उठिए, ये करिए, वो मत करिए, इसको गर्म पानी पीजिए, योगा करिए, वॉक करिए। ये बहुत शॉर्टकट है और ये थंब रूल नहीं है। और आप सोचिए कि मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें सारे पूरे करोड़ों पॉपुलेशंस का प्रकृति परीक्षण होना है, यानी कि हम इंडिविजुअल एक दूसरे से बहुत अलग हैं और हर व्यक्ति को अपनी अपनी मेडिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सेपरेट होना चाहिए, एक दूसरे की कॉपी नहीं हो सकती है। ये मंत्रालय द्वारा अब हो चुका है और जो आयुर्वेद पिछले 5000 साल से जानता है, जिसको हम दोष धातु प्रकृति कहते हैं कि आपकी नेचर के हिसाब से आपके लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपके नेचर के हिसाब से आपका खान पान होना चाहिए। आप जिस विहार में रहते हैं, आप एमपी में रहते हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, वहाँ का विहार आपके विहार है। आपने कहीं से कॉपी कर ली किसी की डाइट चार्ट, वो आपकी डाइट नहीं हो सकती। तो इस पे ध्यान देने के लिए आपको इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है, आप किस प्रकृति के, आपका जेनेटिकली कोडिंग स्ट्रक्चर क्या है, जो आने वाले समय में हम जान चुके हैं कि जेनेटिकल मेडिकेशन आने वाले हैं। आने वाले समय में मेडिसिन कॉमन मेडिसिन नहीं होगी जो आज चल रही है। 50 to 100 ईयर्स के अंदर सारा मेडिकेशन चेंज होने वाला है, जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन होंगे। जो अभी है ये सारा चेंज होगा। डॉक्टर हार्डिया। एक तो सर हमने अभी यही बताया आपसे कि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है प्लस हमारा जो खाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो लेट नाइट जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये हमारे बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। हम जब भी सोए, हमारा स्लीपी टाइम जो है, यदि हम रात को 11 बजे सोते हैं तो हमें शाम को 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए। ये मैक्सिमम हमारा टाइम होना चाहिए। और मॉर्निंग हमारा टाइम होना चाहिए, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करें और शाम को 7 बजे हम खाने का जो टाइम वो सेट कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और साथ में वॉकिंग तो है ही, योगा है ही, यदि इसको हम अपना लेंगे तो निश्चित ही कि बहुत सारी बीमारियों से हम बचा जा सकता है। अनुराग जी, आपसे आखिरी सवाल। डॉक्टर्स बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं लेकिन आपकी दुकान ही खाने पीने की है, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं ताकि लोगों की आपके खान पीन से लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब ना हो? एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा, पैकिंग को लेकर जो हमें कहा जाता है कि जो पैक वाले सामान लंबे समय तक रखते हो वो सेहत, उसको नुकसान पहुंचाते हैं सेहत को। जी देखिए, जो ट्रेडिशनल नमकीन है, चकली, मठरी, गुजिया, आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल से हज़ारों सालों से अपने घरों में बन रही है। भगवान श्री राम को भोग में रसगुल्ले चढ़ाए जाते थे और मिठाइयाँ घरों में बनती थी। ये सब चीज़ें होममेड चीज़ें आज की नहीं है। 500-700 साल के तो एविडेंस हैं कि नमकीन घरों में बनता था। आज अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ में तो ये एकमात्र उसका कारण नहीं हो सकता। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल।
जहाँ खाने की बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड ईट राइट क्वांटिटी। आपने अति कोई भी चीज़, दवाई भी आप अति करेंगे तो वो नुकसानदायक है। तो ईट राइट एंड ईट एट राइट टाइम एंड ईट एट राइट क्वांटिटी, दिस इज़ द बेसिक थंब रूल। आप शुद्ध बनाएंगे बहुत अच्छी बात है। तेल तो कोई सा भी अच्छा नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ कि इस तेल के अंदर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। पर जैसे हमने अभी एक नई चीज़ चालू करी है, कच्चे घानी के तेल की सेव बनाई है, कोल्ड प्रेस ऑयल, विच प्रोड्यूसेस वेरी लेस कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हैं। रोस्टेड नमकीन की एक बहुत बड़ी रेंज है, कम से कम 40-50 वैरायटी हमारे पास रोस्टेड नमकीन की, विच इज़ ऑयल फैट फ्री एंड लो कैलोरी, और जिसके ऑर्गेनिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रिजर्व करके रखी हैं। इसी तरह से आपने एक चीज़ और पूछी थी, पैकेजिंग। कहा जाता है कि उस सेहत से थोड़ा नुकसान होता है कि लंबे समय नहीं, जो पैक हो जाता है। पैकेजिंग इज ऑल अबाउट शेल्फ लाइफ। मतलब आप बैरियर प्रॉपर्टीज पैकेजिंग में क्या आपने अडॉप्ट करी है, वो बैक्टीरिया डेवलप होने से बचाता है। आजकल बहुत सारे और भी इसमें ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आप ऑक्सीजन एब्जॉर्बर उसमें डाल सकते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्बर डाल सकते हैं जो उसको इंटैक्ट रखता है। कितनी उसके अंदर नाइट्रोजन आपने डाली, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट शेल्फ लाइफ। आप कोई भी अच्छी आंच पे तला हुआ नमकीन आप 3 महीने 4 महीने तक खाइए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट यू शुड ऑलवेज ईट एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। मतलब दिस इज ऑल रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।